हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये समझने जा रहे हैं कि इस देश में रिजर्वेशन और रिजर्वेशन खास करके प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो है जिस 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 सीमित रूप में दिया गया है, क्या उसे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, और क्या यह एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी इस देश में कितने लोग इस मुद्दे पर बचते हैं बात करने से। वो नहीं चाहते कि इस पर कोई डिस्कशन हो, डिबेट हो। इस देश में तो ये परिस्थिति है कि लोगों के मन में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक ऐसा डर फैला दिया गया है, उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि आप अगर किसी पार्टिकुलर जाति में जन्म लिए हैं तो आप जन्मजात ही इन्फीरियर हैं, पिछड़े हैं, आपकी बुद्धि पिछड़ी है, आपके अंदर गुणवत्ता नहीं है, मेरिट नहीं है। ये भगवान ने तय किया है, इसका दैवीय रूप दिखाया गया है, दैवीय रूप बताया गया है कि जाति व्यवस्था को तो भगवान ने बनाया है। तो फिर भगवान को ये भी श्रेय लेना चाहिए या दोष लेना चाहिए कि आज जितनी जातियां हैं, 6,000 से ऊपर जातियां हैं, 1 लाख से ऊपर उप जातियां हैं, SC ST में कितनी जातियां हैं, ST में कितनी जातियां हैं, उन सब का श्रेय भगवान को दे दीजिए। ये भगवान ने बनाया है। ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस ही खोखला हाइपोथेसिस है। ये बात समझने का प्रयास करिए कि जाति के आधार पर आपके अंदर जो ये इन्फीरियरिटी डाला गया है ना, ये इन्फीरियरिटी इसीलिए डाला गया, भगवान को इसीलिए इसका दैवीकरण किया गया है, इसको डिवाइन बनाया गया है ताकि सवाल उठाना बंद कर दे। ये बात ध्यान दीजिए कि जो यथा स्थिति बनाए रखना चाहता है इस समाज में, जो सामाजिक समरसता के नाम पर, वो हमेशा कोशिश करता है कि धर्म का आड़ लेकर के जो उसका एक अधिकार है समाज के संसाधनों पर, उसको वो बनाए रखे। और ये टूटेगा कैसे? सवाल करने से। आप ये जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सामाजिक व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं बनाया है, सांस्कृतिक व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं बनाया है। ये उन लोगों ने बनाया है जो शुरू से समाज पर समाज पर राज कर रहे थे, जिनका संसाधनों पर कब्जा रहा है। वो अपने हिसाब से समाज के रीति रिवाजों को बनाया उन्होंने, उसका नाम दिया भगवान के नाम पर, ताकि उस पर कोई सवाल ना उठाए। ये दैवीकरण का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत पूरी तरह से इसी पर आधारित है। और आज एक और नया टर्म है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। आज इस तरह से इस चीज को किया जाता है सांस्कृतिक रूप से, जिसमें आप खुद ही नहीं समझ पाते। आपको ये लगता है कि सामाजिक रिकॉग्निशन के लिए हम किसी धर्म के रिचुअल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा रिकॉग्निशन बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे उस रीति रिवाजों को ही, जो आपको गुलाम मानसिकता का बनाता है, उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? और ये सदियों से किया जा रहा है, सदियों से धर्म के नाम पर, मनु स्मृति के नाम पर, कि भगवान मनु ने बनाया है, उसका दैवीय रूप इसीलिए दिया गया ताकि आप उस पर सवाल न उठाएं। भगवान को एक ऐसा रूप दिया गया जिससे कि आप डरने लगें। कर्म का सिद्धांत उसी का उदाहरण है कि जो कर्म करोगे वही फल पाओगे। ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ये बात बार बार आपको दोहराया जाता है कि जो कर्म करोगे वो वही फल पाओगे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जो सबसे मेहनत करने वाला वर्ग होता है वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। उसको ये शिक्षा दी जाती है कि जो अमीर हैं वो भी खुश नहीं हैं। इसका मतलब तुम जो स्थिति बनाए रखे हो ना, उसी स्थिति में पड़े रहो। ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। आप इस साजिश को समझिए, इस राजनीति को समझिए आप। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए संविधान निर्माताओं ने लड़ाई लड़ी
बहुत लोगों ने इसके के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे ज्योतिबा फुले हों, शिवाजी महाराज हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, ईबी रामास्वामी पेरियार हों, बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद हों, यूपी में ललई सिंह पेरियार हों, रामस्वरूप वर्मा हो, असंख्य नाम हैं जिन्होंने इस धारणा को चुनौती दिया, जो जाति व्यवस्था है, जो हायरार्किकल जाति व्यवस्था है, उसको चैलेंज किया कि किस तरह से कुछ लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला, और उससे बदल करके उन लोगों ने, कुछ जातियों ने समाज के पूरे संसाधनों पर एक अधिकार बना लिया और उसका नाम दिया कि ये देवताओं ने ऐसा बनाया है, वेदों में ऐसा लिखा गया है, उपनिषदों में ऐसा लिखा गया है। आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात जानते हैं, आप शंबुक और राम की बात जानते हैं। ये लड़ाइयाँ ऐतिहासिक रही है, हक की लड़ाइयाँ, और किस तरह से धोखे से उन वर्गों को, उन जातियों को, उन समुदायों को वंचित रखा गया जो यहाँ के ओरिजिनल लोग रहे, अब ओरिजिनल लोग रहे हैं। उसका लंबा इतिहास है, उसको पढ़ने की जरूरत है। जब संविधान बना तो संविधान में उनका कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया, उनका कोई नेता नहीं था, खास करके ओबीसी जातियों का कोई जानता ही नहीं था कि ओबीसी एक राजनीतिक वर्ग भी हो सकता है, उसकी समझ भी हो सकती है। 1920 के दशक में त्रिवेणी संघ बना था, उससे पहले ज्योतिबा फुले ने एक वैकल्पिक गैर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया था, जिसको साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। और वो गैर ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी वो ये बात कहती थी कि यहाँ पर आर्य जो थे वो आक्रांता थे, वो इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे, और जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे वो यहाँ के ओरिजिनल शासक रहे हैं। फुले लिखते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ के लोग यहाँ के शासक रहे थे तो भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत विदेशों तक फैला हुआ था, शक्तिशाली था। भारत गुलाम बनना तब शुरू हुआ जब यहाँ के शासक, जो बाहर के आक्रमणकारी ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी थे, जब वो बने तब ये गुलाम होना शुरू हुआ। और आज वही कहते हैं कि हम यहाँ के शासक हैं। उन लोगों ने किस तरह से यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनको गुलाम बनाया, किस तरह से उनका शोषण किया, इसको जानने के लिए आप अंबेडकर को पढ़िए, एनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, हु आर द शूद्राज पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए। असंख्य आपके पास लिटरेचर है ये जानने के लिए। और उसी को रिड्रेस करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्हें जानबूझकर पीछे रखा गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके सवाल को कभी सवाल बनने नहीं दिया गया, उनके मुद्दे को कभी मुद्दा नहीं बनने दिया गया। और इसलिए दोस्तों, आज रिजर्वेशन का सवाल जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। संविधान का सवाल एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। वो 18वीं लोकसभा में बनता दिख रहा है। आज जो रिजर्वेशन का सवाल है वो सवाल केवल इतना नहीं है कि रिजर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए, कि ये अब खत्म करना चाहिए। खत्म करने की तो बात ही मत करिए। केवल रिजर्वेशन ही है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, ये पॉवर्टी मिटाने का कोई तरीका नहीं है। जो ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको न्याय देने का ये तरीका है रिजर्वेशन। और इसकी लड़ाई लड़नी होगी। इस देश में जो एक अधिकार है कुछ जातियों का, चाहे वो ग्रेड ए सर्विस हो, ग्रेड बी सर्विस हो, सी हो, डी हो, चाहे बाकी संसाधनों पर, वो तभी दूर हो सकता है क्योंकि आज के 77 साल के इतिहास में, जब देश से आज़ाद हुआ या गणतंत्र हुआ, तब से आप देख लें तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो जातियाँ एक अधिकार बनाई हुई हैं
वो आपको न्याय देंगी, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। शासन प्रशासन राजनीति में शुरू से उनका कब्जा रहा है, और वो उन लोगों से ये उम्मीद करना, क्योंकि उन लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वो जानते थे कि हमारा वर्ग क्या है, हमारी जातियां क्या है, हम संसाधनों पर कब्जा रखते हैं, इसलिए कभी भी इन प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को उस स्तर पे अच्छे से लागू ही नहीं होने देना है, ताकि वो लोग सशक्त हो सकें जिनके लिए बनाई गई हैं। उनका फेल्योर ये बताता है कि ये लोग हमेशा से बायस्ड थे। ये लोग अगर सत्ता में रहेंगे, संसाधनों पर इनका कब्जा रहेगा, तो कभी भी आपको न्याय नहीं मिल सकता, सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। ये 70 साल का इतिहास बताता है कि उनके रहते आपको न्याय नहीं मिल सकता। और आप देख लीजिए ना कि जिन संस्थानों में ये एक अधिकार बनाए रखे हैं, वहां पे आपका जब अपॉइंटमेंट होता है तो कैसे होता है, होता भी है कि नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज का पूरा उदाहरण आपके पास पड़ा हुआ है। जहां भी ओबीसी SC ST का वैकेंसी आ रहा है, वहां पर NFS डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC का व्यक्ति नहीं मिलता है जो वाइस चांसलर बन सके। सारे यूनिवर्सिटी में जो बने हुए वाइस चांसलर है वो किसी सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक, सो कॉल्ड सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से आते हैं, और वो कहते हैं कि मेरिट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति से लड़ने का कौन सा उपाय है? क्या आप उनसे भीख मांगेंगे? भीख मांगने से क्या मिला? ये कहने से क्या मिला कि आपका कब्जा है, आप ही पूरे संसाधनों पर कब्जा बनाए रखे हैं, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। वो देने वाला नहीं है वर्ग, आपका हक मारने वाला वो वर्ग है। और उस हक मारने वाले वर्ग को अगर हटाना है तो आपको राजनीतिक रूप से इसे मुद्दा बनाना पड़ेगा, इसका राजनीतिकरण करना पड़ेगा। आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण, इसे बढ़ाने का राजनीतिकरण, इसके साथ साथ कास्ट सेंसस का मुद्दा जुड़ा हुआ है। कास्ट सेंसस को आपको राजनीतिकरण करना होगा। इसका जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनका बढ़िया से ख्याल रखिए, आप लिखिए उनके खिलाफ कि कैसे नहीं राजनीतिकरण करने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बात आपको समझना होगा कि पब्लिक सेक्टर में मात्र 2% जॉब बची हुई है। 1991 के बाद संसाधनों पर आपके 50% संसाधनों पर केवल 10% लोगों का कब्जा होता जा रहा है, एक अधिकार बढ़ता जा रहा है। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो उनके पास शेयर था संसाधनों का, वो घटता जा रहा है। आप समझिए इस बात को। पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से कंट्रेक्चुअलाइजेशन में बदलता जा रहा है, प्राइवेटाइज होते जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं लागू होता है। जो कंट्रैक्ट पर सारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे, कंट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ स्टेट होता जा रहा है। सारी चीजें कंट्रैक्ट पर, और कंट्रैक्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मात्र 2% में ना आपको 27%, मान लीजिए 49 पॉइंट समथिंग % आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन 98% जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार कितना प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट पहुंचाती है, टैक्स कट के माध्यम से, बहुत सारे हेल्प कर करके, बैंक के माध्यम से, लोन दे करके, बेल आउट पैकेज दे करके, ऑस्टेरिटी मेजर एडॉप्ट करके। और ये सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से इतने पैसे कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसमें सबको हेल्प करती है भारत की सरकार, राज्य की सरकारें, लेकिन वहां रिजर्वेशन नहीं है। कैसा सामाजिक न्याय होगा भाई? कैसा मुकम्मल सामाजिक न्याय होगा जब केवल 2% पब्लिक सेक्टर में, मात्र 2% पूरे एम्प्लॉयमेंट का वो जनरेट करता है, उसमें केवल आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं सर। उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लागू होगा, आप उसका डिमांड अगर नहीं करेंगे, उसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करेंगे, तो आप न्याय नहीं मांग रहे हैं। आपका न्याय बहुत सीमित है। और केवल 2% रोजगार पर आप केवल ये डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये अजीब बात है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। ये बात ध्यान दीजिए
कि जो सरकारें हैं वो कितनी चालू हैं, वो किनके लिए काम कर रही हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन बढ़ाने की बात, जो 27% ओबीसी का आरक्षण है और 22% जो उनकी SC ST का आरक्षण है, उसे बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? उसको पब्लिक सेक्टर में बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। 1931 में ही जो जातियों की गणना हुई थी ओबीसी की, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसे समानुपातिक करने की ज़रूरत है। SC ST का रिजर्वेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, समानुपातिक बनाने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामाजिक न्याय की बात तब तक पूरी नहीं होती जब इसको आप प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं करते। आज हर चीज प्राइवेटाइज होता जा रहा है और वहां पे रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, वहां पे रिजर्वेशन देने की बात नहीं हो रही है। ये आपको समझना होगा कि आपके बच्चे अंबानी के बेटे से compete नहीं कर सकते, कन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे से compete नहीं कर सकते, फॉरेन में पढ़ने वाले उन ब्यूरोक्रेट और जो राजनेता हैं उनसे compete नहीं कर सकते। कैसे वो घुसेंगे उस क्षेत्रों में, या वहां भी जाकर के केवल आप उनसे वही काम कराना चाहते हैं ग्रेड 3rd और 4th का। समझिए इस बात को। सामाजिक न्याय केवल भारत में जो 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 सार्वजनिक क्षेत्र है वहीं के आरक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। सामाजिक न्याय का कंसेप्ट केवल आरक्षण का कंसेप्ट नहीं है। सामाजिक न्याय का कंसेप्ट राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, धार्मिक न्याय, इन सभी चीजों को शामिल करता है। आप समझिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में भी AI टेक्नोलॉजी आने से रोजगार घटने लगे हैं, रोजगार की क्राइसिस है। बड़ी संख्या में लोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में एडमिशन ले रहे हैं, एडुकेशन के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है, लेकिन सरकारें अक्षम हैं रोजगार प्रोवाइड कराने में। उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो रोजगार मिल भी पा रहा है तो उन्हीं लोगों को केवल मिल पा रहा है जो अपने बच्चों को बहुत 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 खर्चा करके शिक्षा दे रहे हैं, फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को केवल रोजगार मिल पा रहा है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, रोजगार के क्षेत्र में फेल हो चुकी है। और आप देखिए उल्टा लैटरल एंट्री का खेल, आपकी शिक्षा व्यवस्था फेल है, शिक्षा पर आपका बजट घटते जा रहा है, स्कूलों की दुर्दशा बनी हुई है, स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर का क्वालिटी बद से बदतर होता जा रहा है, टीचर्स का वैकेंसी ऐसे खुला पड़ा हुआ है, भरा नहीं जा रहा है। और लैटरल एंट्री के माध्यम से किनको आप शामिल कर रहे हैं, किस नाम पे, कि उनके पास एक्सपर्टीज है। तो भाई जो आपके देश में जो शिक्षा की व्यवस्था इतनी बद से बदतर होती जा रही है, उस पर कौन ध्यान देगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी एक्टिविटीज आप समझिए इस बात को कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ये सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है आपके संविधान में, आपके प्रियम्बल में या आपके संविधान के दूसरे अनुच्छेदों में, उसके सरासर खिलाफ है। जानबूझ करके सरकारें पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही हैं ताकि उनको आरक्षण न देना पड़े, ताकि उनका कब्जा बना रह सके, जो शुरू से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक एकाधिकार बना हुआ है, उसी एकाधिकार को बनाए रखने की कोशिश है। ये कैसे टूटेगा इसे समझने की ज़रूरत है। ये कैसे बदलेगा इसे समझने की ज़रूरत है। और ये तभी बदलेगा जब आरक्षण का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, मास मोबिलाइजेशन होगा। निश्चित तौर पर इसमें भी ये बात आएंगी कि जो रिजर्वेशन के समर्थक हैं उनमें भी कुछ जातियां हैं जो बाकी जातियों के आगे बढ़ने को रोकती हैं। इस राजनीति के नाम पर वो अपना एकाधिकार बनाती हैं, स्थापित करती हैं। जैसे बिहार और यूपी में ये आरोप लगता है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स थी, आरक्षण की पॉलिटिक्स थी, उसमें सबसे ज़्यादा 2 ही जातियां बेनिफिट उठाई, यादव और कुर्मी। इसे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
अगर आप एक ब्रॉडर कोलिजन बनाना चाहते हैं तो ब्रॉडर कोलिजन में उन सारी जातियों को शामिल करना होगा जो तथाकथित पिछड़े और दलित हैं। उनके इशू को भी आपको एड्रेस करना होगा। जैसे सब क्लासिफिकेशन वाला मुद्दा आया है, तो सब क्लासिफिकेशन वाले मुद्दे पर भी खुल के आपको चर्चा करनी होगी। एक ब्रॉडर कोलिजन बनाना होगा, यूनिटी बनाना होगा, क्योंकि किसी को इस नाम पर आप बहुत देर तक बरगला नहीं कर सकते कि हम सामाजिक न्याय का पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिना उनको हक दिए। उनका हक भी आपको सुनिश्चित करना होगा। जब तक उनका हक आप सुरक्षित नहीं करते, एक ब्रॉडर यूनिटी नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा संभव नहीं है। आप बिहार में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, जहां पर सब क्लासिफिकेशन लागू हुआ है राज्यों के स्तर पर, वहां ओबीसी एससी एसटी में डिवाइड नहीं हुआ है वोटों का, बल्कि और लोग गुलबंद हुए हैं। उनके अंदर यूनिटी बढ़ी है। उनकी जब संख्या जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो अपने समाज, अपने जो अपना समुदाय है उसके प्रति वो अवेयर होंगे। ये वो जानते हैं, इसको एड्रेस करना होगा एक ब्रॉडर यूनिटी के लिए। सामाजिक न्याय के आंदोलन में भी किसी एक जाति का अगर दबदबा हो तो ये उसके लिए भी खतरनाक है। अबव ऑल आपको एक ब्रॉडर कोलिजन बनाना होगा सामाजिक न्याय के लिए, रिजर्वेशन के लिए। अहम मुद्दा है सामाजिक न्याय के आंदोलन में रिजर्वेशन, आरक्षण। और ये आरक्षण केवल पब्लिक सेक्टर में सीमित नहीं होना चाहिए। आज का पूरा डिबेट और डिस्कशन केवल इस बात पर सीमित है कि पब्लिक सेक्टर में आरक्षण तो है, कितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कितना सीट एनएफएस घोषित किया जा रहा है, कितना सीट लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जा रहा है, कितना सीट कंट्रेक्चुअलाइजेशन के नाम पर भरा जा रहा है। आज यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, गेस्ट फैकल्टी का कंसेप्ट ला दिया गया है। क्या है गेस्ट फैकल्टी का कंसेप्ट? कंट्रेक्चुअलाइजेशन ही है ना। और इस कंट्रेक्चुअलाइजेशन से क्या हो रहा है? सस्ता लेबर मिल रहा है, सस्ता मजदूर यूनिवर्सिटीज को मिल रहा है। आलम यह है कि किसी स्टेट में 12,000 गेस्ट फैकल्टी को मिल रहा है। और यूजीसी ने रूल बना रखा है कि कम से कम अप टू 50,000 उनको मिलना चाहिए। उनको लेक्चर नहीं दिया जाता, उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह सब काम कराया जाता है, जबकि काम उनका केवल ये है कि पर आवर वो लेक्चर दें और उनका उसे पैसा मिले। सब काम कराया जाता है बिना रिम्यूनरेशन के। ये हाल होता जा रहा है, कंट्रेक्चुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पर कराया जा रहा है ताकि ज्यादा पैसा नहीं देना पड़े सरकार को। और आप केवल रिजर्वेशन के मुद्दे को, सामाजिक न्याय के मुद्दे को 2% जो एम्प्लॉयमेंट सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जा रहा है उस पर आप फोकस करके रखें। और वो भी नहीं भरा जा रहा है। सबसे बड़ी आप देखिए त्रासदी देखिए कि उसको भी जो लोग संस्थाओं में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो इस सामाजिक न्याय और आरक्षण के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते आरक्षण लागू हो, वो उसको डी रिजर्व कर रहे हैं एनएफएस के द्वारा, नॉट फाउंड सुटेबल के द्वारा। और वो जनरल कर करके उनको शामिल कर रहे हैं जो उनके वर्गीय चरित्र के लोग हैं, उनके वर्ग के लोग हैं, जातियों के लोग हैं। ये धड़ल्ले से हो रहा है आपके देश में। और इस पर कोई बड़ा मूवमेंट, एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं शुरू हो रहा है। आपको इसे वोट का मुद्दा बनाना होगा, इसका राजनीतिकरण करना होगा। जब तक इसका राजनीतिकरण नहीं होगा तब तक इस मुद्दे पर कोई मुकम्मल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। ध्यान दीजिए, निजी क्षेत्र के पक्ष में है वो। हर चीज को निजी कर देना उसके लिए जरूरी है, वो इसके पक्ष में है। और जो क्षेत्र बचे हुए हैं सार्वजनिक में, उसको धीरे धीरे वो निजी क्षेत्रों को बेच रही है। कितना बचेगा सामाजिक न्याय का स्कोप, आरक्षण का स्कोप? नीतियों में परिवर्तन के लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। नीतियों में परिवर्तन का मतलब ये हुआ
कि जो चीज़ें डीनेशनलाइज की गई हैं, निजी की गई हैं, प्राइवेटाइज की जा रही हैं, उस पर रोक लगाना होगा। उसके नीतिगत फैसलों में परिवर्तन आपको करना होगा, और इसके लिए जब तक आप इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में भी रिजर्वेशन को बढ़वाने का लड़ाई लड़ना होगा, और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लागू करने की लड़ाई आपको लड़नी होगी। इसको राजनीतिक वोट बैंक का मुद्दा बनाना होगा। राजनीति जब आए तो आपको मजबूर करना होगा, आपको खुल के लिखना होगा, बोलना होगा। जड़ता खत्म करिए। जब तक जड़ता नहीं खत्म करिएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तलवार आप पर भी लटकी हुई है। कितना दिन चुप रहिएगा आप? एक जनरेशन चुप रहिएगा, दूसरा जनरेशन कहां जाएगा आपका? इसलिए खुल के सामने आइए रिजर्वेशन के सपोर्ट में, उसको बढ़ाने के सपोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने के सपोर्ट में आपको लड़ना होगा। नहीं तो जो आपकी विरोधी शक्तियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई हैं कि पूरा नीतिगत फैसला निजी क्षेत्र के फेवर में लिया जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई बात नहीं है। कोई आरक्षण लागू करने, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, संविधान में दिए हुए न्याय की कोई बात ही नहीं है निजी सेक्टर में ना। सरकार उनके फेवर में है। सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो उसको खत्म किया जा रहा है। संविधान के सर्वोच्चता के बावजूद भी न्याय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ये एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, इसका राजनीतिकरण करना होगा। राजनीति से कुछ भी अलग नहीं है। ये सरकार ही तय करेगी कि रिजर्वेशन बढ़ेगा या घटेगा, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, टाटा बिरला नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए सरकार को मजबूर करने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ही होगा, और नहीं अगर बनाते हैं, नहीं रिजर्वेशन को एड्रेस करते हैं, उसका राजनीतिकरण करते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा अगर नहीं बनाते हैं, तो आने वाला जनरेशन पढ़ लिख कर भी जो स्थिति है उसमें रोजगार उसको नहीं मिल पाएगा। ये सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। सामाजिक न्याय केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। सामाजिक न्याय आज भी लड़ी जानी है, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, बहुत सारे स्तरों पर। लेकिन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे इस सामाजिक लड़ाई को राज्य के सामने प्रस्तुत करता है, उसको काउंटर करता है कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक प्रतिनिधित्व चाहिए, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व चाहिए, सांस्कृतिक चाहिए, राजनीतिक तो बहुत हद तक आपका सुनिश्चित हो रहा है। लेकिन आज भी वैसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां आप नगण्य हैं, आपके पास संसाधन ही नहीं है वो सब कर पाने का, और जिसके पास है उस एकाधिकार को और मजबूत कर रहा है राज्य के सहारे, सरकार के सहारे। ये जो कोलिजन है ना, ये जो गठबंधन है, कोलैबोरेशन है ना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच, इसे समझना होगा। इसके खिलाफ आपको एक नया सामाजिक गठजोड़ बनाना होगा, तब ये टूटेगा। और ये तब टूटेगा जब इस मुद्दे का राजनीतिकरण होगा, ये वोट बैंक का मुद्दा बनेगा, ये राजनीति का मुद्दा बनेगा, तब इस पर कानून बनेगा, नीतिगत फैसले होंगे। और जब तक नीतिगत स्तर पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप प्रभावित नहीं करेंगे नीतियों को, तब तक कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। इस बात को समझिए। लेकिन पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। जो दबा कुचला है सदियों से, वो लड़ाई लड़के ही कुछ कर पाया है, और आज भी वो लड़ाई मुकम्मल करना होगा आपको। आज लोकतंत्र का जमाना है, वोट की ताकत है। उस वोट की ताकत को समझिए, अपने ओपिनियन को समझिए, लिखिए, बोलिए, यूनाइट करिए लोगों को। जो अम्बेडकर ने कहा था, लोगों को एजुकेट करिए, यूनाइट करिए, फाइट करिए, तब जाकर के कुछ मुकम्मल बदलाव होगा। और इसलिए रिजर्वेशन का राजनीतिकरण होना जरूरी है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया सरकार को घुटने पर ला चुकी है। आप ये समझिए, आप लिखिए, खुल के लिखिए, बोलिए इसके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ। और जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र आपको ये ताकत देखता है, और इसी ताकत को देखते हुए हमने ये बात कहा है कि इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इसका राजनीतिकरण होना चाहिए, इसे बढ़ना चाहिए, और बढ़ाने के लिए हमें लड़ाई हर स्तर पर लड़ना है। तो इसी बातों के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।